बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इसको आप हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल लॉ भी कह सकते हैं। तो जब से इंसान बना है उसको किसी ना किसी कानून की ज़रूरत पड़ती रहती है दूसरे इंसानों के साथ रिलेशन में। तो यही हिसाब जो है ना वो कंट्रीज़ का है कि कंट्रीज़ जब से डेवलप हुई हैं तो कंट्रीज़ के साथ रिलेशन को मैनेज करने के लिए एक लॉ की ज़रूरत पड़ती है जिसे इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। तो अब ये इंटरनेशनल लॉ कैसे बना और ये कैसे हम तक पहुंचा और अब ये किस स्टेट में है उसको हम एज अ होल कहेंगे कि हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो आज हम देखते हैं कि इंटरनेशनल लॉ की हिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहला पीरियड जो कि नॉन पीरियड है उसे कहते हैं एंटीक्विटी पीरियड। अब ये जो एंटीक्विटी पीरियड है इसको आप एंशिएंट पास्ट भी कह सकते हैं और इसको क्लासिकल एरा भी कह सकते हैं। इस दौर में क्या था कि इंडिपेंडेंट कम्युनिटीज़ थी और वो अपने रिलेशंस को मैनेज करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ज़ोर अपने यूजेज और कस्टम पे देते थे। इससे ज़्यादा कोई इनकी इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन इंटरनेशनल लॉ में नहीं है। उसके बाद जो अगला पीरियड आता है वो है ग्रीक पीरियड। ये जो ग्रीक पीरियड है ये स्टार्ट होता है 1100 बीसी में और ये रहता है 800 बीसी तक। बीसी का मतलब है बिफोर क्रिस्ट, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले। और ये रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं, यानी कि 1100 से 800 बढ़ रहे हैं बट रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले के इसलिए इसको बीसी कहते हैं, बिफोर क्रिस्ट। तो ये जो ग्रीक पीरियड था इसको वो डार्क एज भी कहते हैं और इसको आयरन एज भी कहा जाता है। इस दौर में क्या था, इस पीरियड में स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी। और ये भी जो लॉ आपस में यूज़ करते थे अपने रिलेशंस को मैनेज करने के लिए, वो लॉन्ग यूजेज पे जो कि कस्टम की शक्ल अख्तियार कर लेता था उस पे इनके जो रिलेशंस थे वो रेगुलेट होते थे। तो इस वक्त जो लॉ चल रहा था उसको जो प्रोफेसर विनोग्रेंडव था उसने उसे कहा कि ये जो लॉ है ये इंटरम्यूनिसिपल लॉ है, क्योंकि उन जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी छोटी छोटी उनकी ज़्यादातर आपस में जंगें ही रहती थीं। तो जो उस वक़्त उनके कवानीन थे, उनको जो कस्टम्स थे वो ये थे कि एक तो वो प्रोटेक्शन ऑफ हेरल्ड्स कहते हैं कासिद को, और अगला जो था वो प्रायर डिक्लेरेशन टू वार कि अगर आपने जंग करनी है तो पहले आप ऐलान करेंगे। और इसके साथ ही जो स्लेव लॉज थे वो भी इसमें शामिल थे, यानी कि जंग के दौरान जो स्लेव बन जाते हैं उनका क्या करना है। और उस वक़्त लॉ, मोरालिटी, जस्टिस और लॉ, मोरालिटी, जस्टिस ये इनके दरमियान कोई डिस्टिंक्शन नहीं थी, ये मतलब सभी एक पेज पे थे। उसके बाद जो दौर आया उसे कहते हैं रोमन इरा। अब जो रोमन इरा था ये शुरू होता है 800 बीसी से लेकर 476 एडी तक। इन्होंने जो है फॉलो किया मोस्टली ग्रीक एरा को, और ग्रीक एरा को फॉलो करने के बाद जो इनका काम था कि इन्होंने उस लाज में कोई इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं की। क्यों नहीं की कि इन्होंने एक अंपायर बना दी, रोमन अंपायर। जब एक पूरी अंपायर बन गई, सारी स्टेट्स को उसमें मर्ज कर लिया, तो उस वक़्त इंटरनेशनल लॉ की इतनी डेवलपमेंट्स ना हो सकी। लेकिन इसी अंपायर के पैरेलल में एक और अंपायर चल रहा था, दैट वाज इस्लाम। एट द एंड ऑफ रोमन अंपायर जो है एक साइड से इस्लाम का जो है वो तुलू हुआ जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और उन पे जब नबूवत जो है ना नाज़िल हुई तो उनको हिजरत करनी पड़ी मदीना से मक्का।
जब वो मक्का में पहुँचे, मक्का से मदीना, जब वो मदीना में पहुँचे तो मदीना में उनको एट आर्ड्स हो गए मक्का वाले कुरैश के साथ, उनकी जंगें भी हुई, उन जंगों के दरमियान कुछ मुआहदे भी हुए, साथ साथ उनके कुछ यहूदियों के साथ भी मुआहदे हुए, उनके साथ भी जंगें हुई। तो उन्होंने भी इंटरनेशनल लॉ में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की। तो रोमन के साथ इस्लामिक अम्पायर ने भी जो है वो इंटरनेशनल लॉ में डेवलपमेंट की है। अब ये जो इरा है, ये जो हमने तीनों इरा पढ़े, एंटीक्विटी, ग्रीक और रोमन, इन तीनों की जो कंट्रीब्यूशन है टूवर्ड्स द इंटरनेशनल लॉ वो बहुत ही मीगर है, यानी कि बहुत ही थोड़ी है। अब जो इंटरनेशनल लॉ हमारे पास है इस वक्त वो ऑलमोस्ट 400 साल पुराना है, उससे पुराना कोई लॉ हमारे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं है। तो मतलब इनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही कम रही है। उससे अगला जो पीरियड है वो है मेडिइवल पीरियड। इस पीरियड को मिडल एजेस भी कहते हैं। ये स्टार्ट होता है 15th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक। अब ये जो पीरियड है ये इंटरनेशनल लॉ की डेवलपमेंट के लिए सबसे फेवरेबल पीरियड है। सबसे फेवरेबल पीरियड क्यों है कि जो यूरोप पहले जो स्ट्रांग था, तो 15th सेंचुरी के बाद वो कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स उसमें इवॉल्व होना शुरू हो गई। तो 15th सेंचुरी से पहले यूरोप की जो कंडीशन थी वो या तो बहुत ज़्यादा इतनी लड़ाइयाँ थी कि वो एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे, तो इंटरनेशनल लॉ कोई उनके रिलेशन आपस में बन नहीं सकता था, तो लॉ भी नहीं बन सकता था। या उनकी जो पॉलिटिकल कंडीशन थी वो बेस करती थी उस पे रिलीजन पे, तो रिलीजन पे वो बड़े यूनाइटेड थे, बड़े स्ट्रांग थे। तो ऐसी सूरत में किसी इंटरनेशनल लॉ की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन 15th सेंचुरी के बाद कुछ ऐसे फैक्टर्स आए जिसमें उन्होंने उनकी जो स्टेट हैं कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन गई। तो वो फैक्टर्स जो थे वो ये थे कि उसमें कुछ डिस्कवरी हुई न्यू वर्ल्ड्स की। न्यू वर्ल्ड क्या है, कुछ अमेरिका वगैरह दरियाफ्त हो गया, कुछ और ममालिक जो है हो गए वो दरियाफ्त हो गए, और उसमें उनका रीनेजेंस लर्निंग चला। रीनेजेंस लर्निंग कहते हैं कि उन्होंने यूरोप के कल्चर को रीस्टडी किया, रीलर्न किया, उन्होंने एक प्रोसेस चलाया। तो और उसमें उस वक़्त उन्होंने रिलीजियस रिफॉर्म्स की। रिलीजियस रिफॉर्म्स करने के बाद जो पावर्स थी वो मोस्टली पोप से किंग के पास चली गई। जब वो पावर्स पोप से किंग के पास चली गई तो उनकी जो स्पिरिचुअल यूनिटी थी वो टूट गई। अब यहाँ पे जो उस वक़्त के ज्यूरिस्ट से बोर्डन और हॉब्स वगैरह, उन्होंने ये कहा कि कुछ इंडिपेंडेंट जो हैं वो स्टेट्स होनी चाहिए, क्योंकि अब जो काम है वो अकेला यूरोप उसको हैंडल नहीं कर सकता। तो उन्होंने कंसेप्ट दिया मॉडर्न इंडिपेंडेंट सॉवरन स्टेट्स का। तो उस वक़्त क्या हुआ कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स टू इवॉल्व, कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन गई। जब इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन गई तो उनके दरमियान फिर जो रिलेशन थे उनकी ग्रोथ हुई। जिस तरह के इटली जब टूटा तो वो बहुत ज़्यादा स्टेट्स में डिवाइड हो गया। जब वो स्टेट्स में डिवाइड हो गया तो उनके दरमियान जो इंटरनेशनल रिलेशन जो है, जो उनके दरमियान रिलेशन बने वो डिप्लोमेटिक एनवाइस के बारे में थे कि उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होनी है, उनको प्रोटेक्शन कैसे देनी है, दूसरी कंट्रीज़ में उनको जो है वो रिसीव कैसे करना है, और उनके प्रोटोकॉल्स क्या होंगे। अब इस जगह पे जो ज्यूरिस्ट थे उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया कि चूँकि इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन गई हैं, अब इन इंडिपेंडेंट स्टेट्स की एक कम्युनिटी होनी चाहिए जिसका एक अपना लॉ होना चाहिए। उस वक़्त उन्होंने उसको नाम दिया लॉ ऑफ नेशंस।
इस लॉ ऑफ नेशंस की जो ज़रूरत महसूस हुई वो इसलिए हुई क्योंकि अब स्टेट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट बहुत ज़्यादा बन चुकी हैं। तो उन इंडिपेंडेंट स्टेट्स के जो रिलेशन हैं उनको रेगुलेट करने के लिए एक ऐसा लॉ होना चाहिए, एक ऐसी कम्युनिटी होनी चाहिए जो उसको गवर्न करे। अब उन्होंने उस पर राइट करना और थिंक करना शुरू कर दिया कि वो लॉज क्या होने चाहिए। उन्होंने क्या किया, उसके सोर्सेज निकाले। सोर्सेज उन्होंने कौन से निकाले? सबसे पहले तो उन्होंने कस्टम को देखा, उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने रीजनिंग को देखा कि क्या रीज़न हो सकती है फलाने लॉ की। साथ ही उन्होंने एनालॉजी को देखा। एनालॉजी कहते हैं क्यास को, कि फलां जगह पे ये रूल चल रहा है तो इसको यहाँ भी फिट कर दो। उन्होंने एनालॉजी को भी देखा और उन्होंने रोमन लॉ को भी देखा। साथ में उनके सोर्सेज में जो एंशियंट हिस्ट्री के प्रेसिडेंट थे उनको भी शामिल किया, उसमें थियोलॉजी को भी शामिल किया। थियोलॉजी कहते हैं रिलीजियस स्टडी, और उसमें उन्होंने कॉमन लॉ, साथ में लॉ ऑफ नेचर और लॉ ऑफ वॉरफेयर। अब इन सोर्सेज को लेके उन्होंने लॉ ऑफ नेशन का इसको नाम दिया, जो कि बाद में जाके इंटरनेशनल लॉ बन गया। अब ये 16वीं सदी की बात हो रही है। 16वीं सदी में जब वो कुछ लॉ को फार्मूलेट कर चुके थे तो वहाँ पे यूरोप में दोबारा से जंग छिड़ गई, जो तकरीबन 30 से 40 साल के अरसा वो जारी रही। तो उसके बाद 1648 में जाके वो वार ख़त्म हुई, और वो वार जो ख़त्म हुई वो कैसे ख़त्म हुई, वहाँ पे एक ट्रीटी हुआ। उस ट्रीटी को कहते हैं ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया, के 1648 को एक ट्रीटी हुआ जिसके बाद वो वार एंड हो गई। उसके बाद जो राइटर्स थे या जो ज्यूरिस्ट थे वो थे ग्रोटियस, जूज, पुफेंडर, बैंकस्टॉफ, वुल्फ, मोजर, मार्टन और वेटल। उन्होंने फिर से उसको रिविजिट किया लॉ ऑफ नेशंस को, और कस्टम्स और ट्रीटीज़ को मिला के फिर से एक लॉ ऑफ नेशन बनाया। तो ये मिडल एजेस में इंटरनेशनल लॉ के लिहाज से ये वाली डेवलपमेंट्स हुई। उसके बाद जो अगला पीरियड आ जाता है वो है 19th सेंचुरी। अब ये जो 19th सेंचुरी है इसमें जो इंटरनेशनल लॉ का स्कोप है वो एक्सपेंड कर गया। अब उसके एक्सपेंड करने की जो वजह थी वो थी कि राइज ऑफ पावरफुल स्टेट्स, कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स में से कुछ स्टेट्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई और कुछ स्टेट्स जो हैं वो बहुत ही निचले दर्जे पे चली गई पावर के लिहाज से। उसके बाद क्या हुआ, एक्सपेंशन ऑफ यूरोप ओवरसीज। जो यूरोप की कुछ स्टेट्स थी उन्होंने ओवरसीज जाके कुछ ममालिक पे भी कब्ज़ा कर लिया। और उसके बाद मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो आपकी ट्रांसपोर्ट है वो मॉडर्न हो गई वर्ल्ड की, यानी कि गाड़ियों की जगह, ट्रेनों की जगह जहाज़ों ने ले ली, और शिप्स भी है वो भी स्ट्रांग हो गए। उसके बाद उस वक़्त ग्रेटर डिस्ट्रक्टिवनेस ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर जो है ना वो शुरू हो गया। ग्रेटर डिस्ट्रक्टिव जो वेपन्स थे वो भी कुछ ममालिक ने हासिल कर लिए। आल्दो उस वक़्त न्यूक्लियर और हाइड्रोजन बम वगैरह नहीं थे, बट उन्होंने ग्रेटर डिस्ट्रक्शन के लिए कुछ वेपन्स जो थे वो हासिल कर लिए, बना लिए। और उस वक़्त न्यू इन्वेंशन हो रही थी तो उनका भी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। तो इन फैक्टर्स की वजह से इंटरनेशनल लॉ जो था वो बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ। इन फैक्टर्स की वजह से कि
उन्होंने कहा कि कोई ऐसी इंटरनेशनल सोसाइटी होनी चाहिए जो इस वर्ल्ड को, इस 19th सेंचुरी के जो स्टेट्स हैं उनको एक आर्डर में, एक पीस में लेके आए। तो उसके लिहाज से उस वक़्त कुछ जो है ना वो मुआहदे हुए, जिनमें डिक्लेरेशन ऑफ पेरिस आ जाता है जो कि आपका हुआ 1854 में, और जिनेवा कन्वेंशन आ जाता है जो हुआ 1864 में। उसके बाद अलाबामा क्लेम अवार्ड आ जाता है जो आपका हुआ 1872 में। अब ये जो अलाबामा क्लेम्स अवार्ड था, इसने क्या किया, इसने जी कुछ सोर्सेज ऑफ रूल जो हैं और सोर्सेज ऑफ रेगुलेशंस जो हैं वो इसने बताए कि कोई एक ऐसी कम्युनिटी होनी चाहिए, एक ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए जो इन स्टेट्स को जो है वो गवर्न करे। अब उसके बाद क्या हुआ, स्टेट्स ने अपने जो अफेयर्स थे वो डील करना शुरू कर दिए अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशंस इन अलाबामा क्लेम अवार्ड। और साथ ही साथ एक परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बन गई। ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो थी, इसका बेसिक पर्पस ये था कि इसने जो मामलात हैं स्टेट्स के, जो जंगों के मामलात हैं, उनको हल करना है। अब ये बनी हाग कॉन्फ्रेंस जो 1899 और 1907 में हुई थी, उनके तहत लेटर ऑन यही जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, ये परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस बन गई 1921 में, जो आज हमारे पास इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नाम से है। अब ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बनी 1946 में। ये वाली एक सोसाइटी बन गई जिसका प्राइमरीली पर्पस जो था वो ये था कि उसने जो वार्स हो रही हैं स्टेट्स के दरमियान उनको कंट्रोल करना है और पीस लेके आना है। लेकिन बाद में इसका जब 1946 में और भी बहुत ज़्यादा पर्पसेस टिल नो जो हैं उसमें शामिल हो गए। उसके साथ ही एक उन्होंने क्रिएट की परमानेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर पीस एंड ह्यूमन वेलफेयर। उस वेलफेयर को उन्होंने नाम दिया लीग ऑफ नेशंस। अब ये जो लीग ऑफ नेशंस थी, ये आजकल हमारे पास मौजूद है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। इसका जो बेसिक पर्पस था कि ह्यूमन वेलफेयर जो है और जो मतलब है कि इकोनॉमिक स्टेट और सोशल ह्यूमन राइट्स, वेलफेयर, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस के जो मामलात हैं वो सारे के सारे इसने देखने हैं। और उसके साथ ही और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इंटरनेशनल वो भी बन गई, जिनमें लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बन गई। अब ये जो सारी ऑर्गेनाइजेशंस थी, जिस तरह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गई, यूएनओ हो गई, लेबर ऑर्गेनाइजेशन होगी, और इसके साथ ही और भी बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, ये जब बन गई तो इन्होंने ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द एवरी स्टेट उनको कवर किया। अब वो एस्पेक्ट्स कौन कौन से थे? वो सोशल भी हो सकते हैं, वो इकोनॉमिक भी हो सकते हैं, वो फ्रीडम ऑफ इंडिपेंडेंस भी हो सकते हैं, वो ह्यूमन राइट्स के भी हो सकते हैं, वो बच्चों के रिलेटेड भी हो सकते हैं, वो इन द टाइम ऑफ डिस्ट्रक्शन अगर कहीं पे कोई ज़रूरत पड़ गई है रेस्क्यूज़ की, वो उसके मुतल्लिक भी हो सकते हैं। तो इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने मिल के दुनिया को एक कोड ऑफ कंडक्ट दिया, एक उनके रिलेशंस को मैनेज किया और उनके आपस के ताल्लुकात को बेहतर किया। ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट को उन्होंने कवर किया। उसके बाद जो अगला पीरियड है वो है प्रेजेंट डे स्टेट, कि आज उस इंटरनेशनल लॉ की क्या पोजीशन है। जो प्रेजेंट डे स्टेट है, इस स्टेट में आपके पास
इंडिस्पेंसिबल बॉडी ऑफ रूल्स है कि आपको ऑलमोस्ट हर मामले के लिए रूल्स जो हैं वो मिल जाएंगे, और उसके साथ ही आपके जो मोस्ट ऑफ द रिलेशंस हैं वो उन रूल्स के तहत वो भी कवर हो जाएंगे। अब जो इंटरनेशनल लॉ है वो एक नेसेसिटी बन चुका है। द एंड इज कि इंटरनेशनल लॉ अब हर मुल्क की एक ज़रूरत बन चुका है, और इस इंटरनेशनल लॉ के बग़ैर कोई भी जो मुल्क है वो तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि हर मुल्क को दूसरे मुल्क से कुछ ना कुछ रिलेशंस बनाने होते हैं इस दुनिया में रहने के लिए। उनको कुछ ट्रेड्स की ज़रूरत पड़ती है, कहीं से किसी इमदाद की ज़रूरत पड़ती है, किसी को कुछ देना होता है, किसी से कुछ लेना होता है, अपने बॉर्डर्स की सिक्योरिटी जो है ना वो मेंटेन करनी होती है। तो ये सारे मामलात जो हैं विदाउट इंटरनेशनल लॉ आजकल के दौर में मुमकिन नहीं है। तो ये इंटरनेशनल लॉ जो है ये आपकी ज़रूरत बन चुका है। तो आज हमने जो पढ़ा वो था ओरिजिन एंड